सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग अवतार सीरीज का मैकेनिकल प्रॉपर्टी अब सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी अब सॉलिड। क्यों? क्योंकि रोटेशनल और ग्रेविटेशनल हम लोग बहुत पहले ही कर चुके थे। ठीक है, ग्रेविटेशन बहुत पहले किया था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट से एकदम रिलेटेड है, सब कुछ सेम होता है, इसलिए पहले कर लिया था। बचा हमारे पास क्या, सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, कोलिजन बचा हुआ है और ब्लॉक ऑन ब्लॉक के कंसेप्ट बचे हुए हैं एनालम में। वो तीनों चीज़ मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपन एरिया। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स रिस्टोरिंग अपन एरिया। जो स्ट्रेस होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर है, ना स्केलर है ना वेक्टर है। कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। ठीक, तो इलास्टिसिटी हमारी टॉपिक है, उसके अंदर स्ट्रेस आता है। ठीक है, एक चीज़ आती है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और इंट्रिंसिक फैक्टर पे। और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपन एरिया इक्वल टू होता है रो एल जी। दो चीज़ हो गया, पहला हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग अपन एरिया। और दूसरा होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया ही होता है, लेकिन वो उसको बराबर कर देते हैं रो इंटू एल इंटू जी के, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू ग्रेविटी के। ठीक, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो हमारी होती है वो की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी इस पेन को या इस सॉलिड को कितने भी पार्ट में तोड़ो, जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस रहेगा हमेशा सेम रहेगा। यानी कि कितने भी पार्ट में तोड़ दूंगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, एक नोट हमारे पास पॉइंट है NCERT का, जो क्वार्ट्ज हमारा होता है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होता है। क्वार्ट्ज कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हमारा क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है। ठीक, अब देखो स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपन एरिया, प्रेशर भी होता है फोर्स अपन एरिया। तो भैया दोनों में अंतर क्या है? तो जो स्ट्रेस होता है वो चीज़ों को खींच भी सकता है, चीज़ों को दबा भी सकता है, कंप्रेस भी कर सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है। लेकिन जो प्रेशर होता है हमेशा कंप्रेसिव होता है, वो हमेशा चीज़ों को दबाता ही दबाता है। ठीक है, तो प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव बट स्ट्रेस में भी कंप्रेसिव, में भी टेंसाइल यानी घिस सकता है। ठीक, अब बताओ स्ट्रेस के तीन प्रकार, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, टेंजेंशियल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ को खींच दो, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में खिंचाव कर दो, टेंजेंशियल मतलब कोई दो चीज़ ऐसे है, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा स्लिप करवा दोगे तो थोड़ा स्लिप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कितना चेंज आया? एक्स का चेंज आया ना। देखो पहले ऐसे था, इधर थोड़ा सरका दिया तो ऊपर देखो एक्स का थोड़ा सा चेंज आ गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उसमें वॉल्यूम तो चेंज होती है बट शेप कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है उसमें वॉल्यूम चेंज होती है बट शेप कभी भी चेंज नहीं होता। स्ट्रेस देखो, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है उसमें शेप चेंज ही नहीं होता, और जो टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस होती है उसमें शेप चेंज होता है बट साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तीनों चीज़ों को ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल में शेप नहीं चेंज होता, वॉल्यूम में शेप चेंज नहीं होता, टेंजेंशियल में शेप चेंज होता है लेकिन साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल दो तरह का होता है, टेंसाइल कंप्रेसिव। टेंसाइल खींचता है, कंप्रेसिव दबाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछेगा और एंगल थीटा दिया तो F sin थीटा अपन है, टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछेगा तो F cos थीटा अपन है, ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछेगा तो F sin थीटा अपन है और टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछेगा तो F cos थीटा अपन है। लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा तो F sin थीटा अपन है, टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछेगा तो F cos थीटा अपन है। ठीक, स्ट्रेस हो गया। अब आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन, जैसे स्ट्रेस का ऐसे समझो, किसी भी चीज़ में चेंज अपॉन इनिशियल, यानी कि चेंज इन साइज ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ बॉडी। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन साइज ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ बॉडी। तब पहला चीज़ आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में चेंज, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? V फाइनल बाई V इनिशियल अपॉन वॉल्यूम। डेल्टा एल मतलब क्या? L फाइनल बाई इनिशियल अपॉन L, यही तो हुआ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया डेल्टा V बाई V। तीसरा हमारे पास होता है क्या? शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन, उसको बोलते हैं टेन फाई इक्वल टू एक्स बाई एल। टेन फाई से बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन को फाई से दिखाते हैं। तो जो टेन फाई होता है एक्स बाई एल होता है। एक्स हमारा क्या है? ऐसे था, थोड़ा स्लिप कर, ऐसे था ना, इसको थोड़ा स्लिप कर दिया, ये जो चेंज आया ना वो एक्स है, तो एक्स बाई एल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस अपन एल क्या है हमारा? दोनों के बीच की दूरी। मान लो पहले ऐसे था, ये एल हमारा डिस्टेंस है दोनों। ठीक है, मान लो ये हमारा ये टेबल और ये मैं, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है। थोड़ा सा मैंने इसको स्लिप किया तो देखो पॉइंट थोड़ा स्लिप हो गया, एक्स ही आ गया। तो टेन फाई इक्वल टू एक्स बाई एल हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस अपन डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस अपन डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। ठीक है, अब देखो एक होती है, ये तो हमारा ऊपर आ गया ना शियर स्ट्रेन, और ये देखो आ गया ना शियर स्ट्रेन, तो उसको बोलते हैं फाई।
एक होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना ट्विस्टिंग कराते हैं। तो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग और शियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, वो होता है आर थीटा इक्वल टू एल फाई। आर थीटा इक्वल टू एल फाई। एल हमारा क्या है, ये पूरी डिस्टेंस हमारी एल होती है, फाई हमारी एंगल ऑफ शियर है, ये थीटा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये आर हमारा ये होता है। ठीक है, तो क्या होगी, आर थीटा इक्वल टू एल फाई। आर थीटा इक्वल टू एल फाई, यानी कभी भी तुमसे एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछ ले और एंगल ऑफ शियर दिया हो तो तुम आर थीटा इक्वल टू एल फाई लगा देना। आर हमारा ये हो जाएगा, थीटा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाएगा, एल हमारा क्या होगा, लेंथ पूरा दोनों बीच की, और ये फाई हमारा एंगल ऑफ शियर हो जाएगा। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व से हम लोग क्या समझते हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जब भी कर्व आएगा तो तुम देखना स्टार्टिंग में ही देखो, पहली चीज याद रखना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो वाई देता है। वाई मतलब यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस मतलब स्लोप जो होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा वो यंग मॉडुलस हमको देगा, यानी स्लोप जो होगा यंग मॉडुलस देगा। ठीक है, पहली चीज तुम देख रहे हो पहले स्टार्टिंग में एकदम स्ट्रेट है, तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक जो पॉइंट है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी, यानी हुक्स लॉ वैलिड होगा। हुक्स लॉ वैलिड होता है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तभी तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन जो होता है वाई के बराबर होता है, यंग मॉडुलस, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमारा हुक्स लॉ होता है। तो हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड होगा ओ से ए तक। ए से बी में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको बोलते हैं, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ तक फॉलो होगा ए हमारा आएगा। एक बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट और इल्ड पॉइंट। बी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट और इल्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट और इल्ड पॉइंट। ठीक है, और सी को क्या बोलेंगे, सी को बी से सी तक देखो थोड़ा सा और मुड़ेगा। अब देखना, अब मेन चीज यहाँ शुरू होती है, सी से देख रहे हो ऐसे बढ़ेगा, डी तक जाएगा, डी से ई तक। तो जब सी से बी से यानी इलास्टिक लिमिट या इल्ड पॉइंट से जब वो डी तक जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेस तो जीरो होती है बट स्ट्रेन इज नॉट जीरो। स्ट्रेस इज जीरो बट स्ट्रेन इज नॉट जीरो, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर हमारा शो करेगा। हुक्स लॉ हमारी वैलिड होगी ए से बी, बी से सी। तो बी से लेके यानी इलास्टिक लिमिट या इल्ड पॉइंट बी से लेके ये डी तक पूरा हमारा क्या होगा, स्ट्रेस तो जीरो होगा लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। और डी से ई जो होगा ना, जो ऐसे आता है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या प्लास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर, ई को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट और डी से ई के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। यानी डी और ई के बीच की दूरी को बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट और ई को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होगा, अगर पी एल ज़्यादा होगा तो डक्टाइल होगा। जैसे पी एल, पी एल डी से याद कर लो, पी एल डी, पी एल डी, यानी प्लास्टिक लिमिट अगर ज़्यादा होगा तो डक्टाइल होगा। प्लास्टिक लिमिट अगर ज़्यादा होगा तो डक्टाइल होगा, यानी अगर डी और ई के बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो वो नेचर डक्टाइल होगा। और पी और एल की दूरी जब कम हो जाएगी, जैसे पी और एल एकदम पास में आ जाएंगे तो ब्रिटल नेचर हो जाएगा। समझे, तो पी एल अगर पी और एल यानी प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा हुआ तो ब्रिटल डक्टाइल होगा, प्लास्टिक लिमिट कम हुआ तो ब्रिटल होगा। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीज़ और देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है इलास्टोमर की तरह ये कर्व बनता है। किसका, टिश्यू अपारोटा, रबर और इलास्टोमर, ये जो होता है इलास्टिक जो होते हैं रीजन बहुत लार्ज होता है इनका। किसका, टिश्यू अपारोटा का, रबर का, इलास्टोमर का, इनका जो इलास्टिक रीजन होता है बहुत ही लार्ज होता है। इसके वजह से इनका जो कर्व बनता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व बनता है ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। किसका, टिश्यू अपारोटा, रबर और इलास्टोमर का। ठीक है, इलास्टिक रीजन बहुत ही लार्ज होता है। ठीक, अब आ जाओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्ट्रेन था, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा क्या था, वाई आया था। तो हमारा आ जाओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो जो मॉडुलस वाई जो हमारा होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल, एल हमारा ऊपर चला जाएगा तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। समझ में आया, ये वाई की वैल्यू है। अब देखो मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी जो वाई हमारी वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, इम्प्योरिटी पे और साइज ऑफ मटेरियल पे, लेकिन वो डिपेंड नहीं करेगी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। फार्मूले में भले ही आ रहा है, फार्मूले में ये जो यंग मॉडुलस है इसके फार्मूले में क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड ही नहीं करेगी और फार्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। समझ में आया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, और स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना। अब देखो, अगर कोई ऐसे रिजिड बॉडी है उसके नीचे एम तुमने लटका दिया तो
एम तुमने लटकाया, पहले लेंथ एल था, तुम कुछ उसके नीचे लटका दोगे तो थोड़ा सा इलांगेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इलांगेट होगा तो एल होगा, तो वाई इक्वल टू हमारा मालूम है तुमको क्या हो जाएगा, फोर्स का जगह तो एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल। ए इसका क्या होगा, एरिया इसका क्या वायर है ना, ये एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, यहीं से याद हो जाता ना, फोर्स एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो फोर्स की जगह रख दिया एम जी और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। तो तुमसे ये पूछ सकता है कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे मास बहुत कम जुड़ा हुआ है और यहाँ पे पूरा मास इसका भी जुड़ गया। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम स्ट्रेस होता है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी, एक चीज़ कि पाई आर स्क्वायर यानी कि जो यंग मॉडुलस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर भी होगा, यानी कि यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और यंग मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। यानी कि रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यंग मॉडुलस और डायमीटर के स्क्वायर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यंग मॉडुलस, ठीक। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इंक्रीजमेंट इन लेंथ ड्यू टू ओन वेट, अपने ही वजन की वजह से कितना इंक्रीजमेंट होता है, तो वो होता है एम जी एल अपॉन टू ए वाई, एम जी एल अपॉन टू ए वाई, वाई हमारा क्या है यंग मॉडुलस, क्या है वाई हमारा क्या है यंग मॉडुलस। तो अपने ही लेंथ की वजह से कितना इंक्रीजमेंट होगा, एम जी एल अपॉन टू ए वाई, क्या होगा एम जी एल अपॉन टू ए वाई, एम जी एल अपॉन टू ए वाई। एक और फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में रो जी एल स्क्वायर अपन टू गामा, रो जी एल स्क्वायर अपन टू गामा, दोनों को ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एम्स में आईआईटी में हर जगह पूछा हुआ है कि खुद के लेंथ की वजह से कितना इंक्रीजमेंट होगा, खुद के वेट की वजह से, तो डेल्टा एल हो जाएगा एम जी एल अपन टू ए वाई इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपन टू ए, रो जी एल स्क्वायर अपन टू वाई, ठीक। एम जी एल अपन टू ए वाई रो जी एल स्क्वायर अपन टू वाई। स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का स्लोप यंग मॉडुलस देता है, तो तुम्हें मालूम है कि स्लोप अगर ज़्यादा हो तो यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। अब मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि यंग मॉडुलस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इम्प्योरिटी पे, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यंग मॉडुलस घटेगा, यंग मॉडुलस इन्वर्सली प्लस टू क्या होता है टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यंग मॉडुलस घटेगा। और यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्लस टू डेंसिटी होता है, यानी डेंसिटी बढ़ाओगे तो यंग मॉडुलस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यंग मॉडुलस घटेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी घटेगी, तो तुम कहोगे भैया इलास्टिसिटी घटेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया अगर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग व्हाट हैपेंस विद द प्लास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी घटेगी तो प्लास्टिसिटी बढ़ेगी, यानी कि प्लास्टिसिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, इलास्टिसिटी घटती है। तो देख लेना प्लास्टिसिटी पूछ रही है कि इलास्टिसिटी पूछ रही है, ठीक। अब देखो पहला यंग मॉडुलस था हमारा, ठीक है। अब आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कहाँ काम करता है, जहाँ वॉल्यूम का चेंज हो। यंग मॉडुलस कहाँ काम कर रहा था, जहाँ पर लेंथ वगैरह का चेंज हो रहा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बल्क मॉडुलस कहाँ होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हो। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बी से दिखाते हैं, बी बोल दो या के बोल दो, के भी दिखाते हैं, ठीक है के। तो वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा बी अपॉन बी। फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा प्रेशर, तो प्रेशर इंटू बी अपॉन डेल्टा बी, तो प्रेशर अपॉन ए अपॉन डेल्टा बी, यानी कि माइनस में डेल्टा बी अपॉन बी को अगर निगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में प्रेशर, माइनस में प्रेशर, फॉर्मूला क्या होगा माइनस में प्रेशर इंटू बी अपॉन डेल्टा वी। तो तुम क्या करना, भी को आगे कर देना, माइनस में बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी कर देना, ये ध्यान रखना। तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा माइनस में भी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी, माइनस में भी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी, ठीक। और गामा हमारा क्या है, सी पी अपॉन सी बी है। गामा हमारा जानते हो कल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में करोगे तुम्हें पढ़ाई थे गामा, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, गामा सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है, गामा इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ होता है। ये यंग मॉडुलस नहीं है, यंग मॉडुलस नहीं है, ये गामा है जो तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे, यंग मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो ये गामा है, ठीक है, ये गामा है, यंग मॉडुलस नहीं है, यंग मॉडुलस नहीं है, लिख देता हूँ, यंग नहीं है ये गामा है, अलग चीज़ है। गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी, ये चीज़ है। तो एडियाबेटिक के केस में जो हमारा बीटा होगा वो गामा पी होगा, आइसोबारिक में बीटा जीरो, क्योंकि आइसोबारिक में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर जीरो, डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, यानी पूरा जीरो हो गया। आइसोकोरिक में बीटा इन्फाइनाइट, क्यों, आइसोकोरिक में डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, चेंज इन आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा भी जीरो होगा, तो जीरो अपन कुछ डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जीरो से डिवाइड करेंगे इन्फाइनाइट आता है, इन्फाइनाइट। और आइसोथर्मल में पी, यानी कि जो बल्क मॉडुलस होगा उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस में भी डेल्टा पी बाई डेल्टा बी। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होगा, अगर एडियाबेटिक कंडीशन है तो गामा इंटू पी के बराबर होगा, अगर आइसोकोरिक है तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, अगर आइसोबारिक है तो पी, आइसोबारिक है तो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक।
अब देखो, जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा होता है गैस से। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बल्क मॉडुलस के, यानी सी इन्वर्सली प्लस टू 1 अपन बल्क मॉडुलस या 1/k, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर सॉलिड का ज़्यादा है लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा गैस से, क्या बल्क मॉडुलस, तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो तुम कंप्रेसिबिलिटी याद कर लो, बल्क मॉडुलस अपने आप है। तो किसको ज़्यादा दबा सकते हो, गैस को, गैस इसको प्रेस करके यहाँ तक ला सकते हो। लिक्विड को थोड़ा दबा सकते हो, सॉलिड को दबा नहीं पाओगे। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर ये है तो बल्क मॉडुलस उल्टा हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुमसे फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर पूछ ले। अगर देखो, अगर वायर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर का ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर पूछेगा तो dr/dr हो जाता है फोर्स/3a बीटा, फोर्स/3a बीटा एन बल्क मॉडुलस, या फोर्स को रख दोगे mg/3a बीटा, ध्यान रखना। तो dr/r क्या हो जाएगा, फोर्स/3a बीटा, 3a बीटा मतलब 3ab यानी बल्क मॉडुलस, या mg/3a बीटा। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी मैंने बता ही दिया। अब देखो लास्ट में आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस अपन, देखो ये क्या है, गामा, एक है बीटा, एक है ईटा। तो ये हमारा डेल्टा L/L वाले केस में आता है, ये डेल्टा V/V वाले केस में, ये डेल्टा, ये शेयरिंग स्ट्रेस अपन शेयरिंग स्ट्रेन वाले केस में, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपन टेंजेंशियल स्ट्रेन वाले केस में आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है F टेंजेंशियल अपन एरिया अपन शेयरिंग स्ट्रेन, हमको फाई मालूम है क्योंकि tan फाई इक्वल टू क्या होता है, x/L। तो फाई भी क्या हो जाएगा, x/L, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी वो शेयरिंग स्ट्रेस अपन शेयरिंग स्ट्रेन होगी, जहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस हमारा फोर्स टेंजेंशियल अपन एरिया होता है और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, फाई होता है। मालूम है शेयरिंग स्ट्रेन फाई होगा, क्योंकि अभी बताया ना tan फाई इक्वल टू क्या होता है, x/L। तो ये फॉर्मूला याद करना। ठीक, अब आती है एक चीज़ पॉइसंस का रेशियो। पॉइसंस का रेशियो कहता है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पॉइसंस की रेशियो होती है। लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया रहेगा, रेशियो पूछेगा बता देना। थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू जो होती है -1 से 0.5 के बीच में होती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इसकी वैल्यू देखी जाए 0.2 से 0.4 के बीच में ही होती है। ठीक, अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलास्टिसिटी, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो वर्क डन जो होता है वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो हमको मालूम है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू स्ट्रेन। तो इसको पुट करके जो भी तुमसे पूछेगा वो लगा सकते हो। तो वर्क डन का दो फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या हाफ इंटू चेन इन लेंथ अपन 2, फोर्स इंटू चेन इन लेंथ अपन 2। दो फॉर्मूला हुआ ना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या फोर्स इंटू डेल्टा L अपन 2। ठीक है, दो फॉर्मूले हुए। अगर तुमसे वर्क डन बाई वॉल्यूम कर दिया, इसका मतलब हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है वो। वर्क डन बाई वॉल्यूम कर दोगे, इसका मतलब होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई वॉल्यूम। वो हो जाएगा क्या, F² अपन 2 के स्ट्रेस का स्क्वायर अपन 2y, या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम इधर की तो क्या बचेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बचेगा, y इंटू इसको पुट कर दोगे तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपन 2y बचेगा, या फिर स्क्वायर अपन 2 के बोल दोगे। अगर तुमसे मान लो फोर्स दे दिया है, k दे दिया है, तुमसे पूछ रहा है वर्क डन बता दो, तो वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, F² अपन 2 के इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो वर्क डन निकल जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले हमारे किसके हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁴ होती है, r⁴ d⁴। अब दो चीज़ देखो यहाँ पे, वहाँ पे यंग मॉडुलस था, यंग मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस का स्क्वायर था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर था। ठीक, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है, तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर है, डी का या आर का स्क्वायर नहीं, एरिया का स्क्वायर है। तो जब एरिया का स्क्वायर है तो रेडियस पे पावर 4 आएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि एनर्जी जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पे पावर 4 होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर पे पावर 4 होगी। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये केस देख लो, मान लो कोई राड है, इसको बीच में रख दिया, अल्फा उसका क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा, जितना भी चेंज इन टेम्परेचर होगा। थर्मल स्ट्रेस होगा तो बस वाई से मल्टीप्लाई कर देना, और थर्मल टेंशन पूछेगा तो वाई ए इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल टेंशन हो जाएगा वाई अल्फा एरिया इंटू डेल्टा थीटा। ठीक,
अगर वायर सडनली ब्रेक हो जाएगा तो टेम्परेचर राइज कर जाएगी। अगर वायर कोई चीज़ का सडनली ब्रेक होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाती है, टेम्परेचर राइज कर जाती है, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट जो होता है के जो होता है वाई डॉट आर नॉट होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स जो के होता है ना वाई डॉट आर नॉट होता है, यानी कि आर नॉट हमारा क्या है, वाई हमारा क्या है मालूम है तुमको, वाई भी निकाले मॉडुलस है, आर नॉट हमारे क्या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। अब देखो बीटा ईटा पॉइसन्स रेशियो में से रिलेशन कैसे होता है, 9 अपन यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है 3 अपन ईटा प्लस 1 अपन बीटा। 9 अपन वाई है, ये वाई है, ठीक है। तो 9 अपन यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है 3 अपन ईटा प्लस 1 अपन बीटा। तो मान लो 2 दिया, एक निकाल सकते हो, या एक फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें। पहला 9 अपन ईटा 9 अपन वाई इक्वल टू 3 अपन ईटा प्लस 1 अपन बीटा, या वाई इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा। वाई इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा क्या होगा, वाई इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, या वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो कोई भी चीज़ पूछेगा, मान लो ये एम्स में पूछा हुआ है, ठीक है, ईटा का वैल्यू दे देगा, वाई दे देगा, तो पॉइसन रेशियो पूछ लेगा, पॉइसन रेशियो दे देगा, वाई दे देगा, बीटा पूछ लेगा, तो लगा दो ना फॉर्मूले याद रहेंगे। तो कॉम्बिनेशन देखो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, 2 स्टील वायर को या 2 स्टील ब्रश को ऐसे वाई वाई करके जोड़ दिया, Y1 Y2 यंग मॉडुलस है, तो जो यंग मॉडुलस का इक्विवेलेंट होगा 2y1 y2 अपन y1 प्लस y2 होगा। पैरेलल में जोड़ोगे तो y इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस 2, y1 प्लस y2 अपन 2 हो जाएगा। पैरेलल में क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपन 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमको मालूम है y इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर मीटर एरिया डेल्टा एल अपन एल। तो यहाँ से डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा फोर्स एल अपन वाई ए, ये वन देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो अगर तुमसे डेल्टा एल पूछा और यहाँ पे देखो 2 फोर्स लगा दिया, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो घटा दो, डायरेक्शन अपोजिट है तो जोड़ दो। तो फोर्स नेट क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 अपन 2 इंटू एल अपन वाई, समझे। एवरेज निकालोगे इन प्लस माइनस के साथ। तो अगर दोनों एक डायरेक्शन में तो F1 माइनस F2 अपन 2 कर देना, अपन एल अपन वाई जानती हो, और दोनों अपोजिट में तो F1 प्लस F2 अपन 2 एल अपन वाई कर देना, दोनों जानती हो, ठीक है। ब्रिज में देखो, ब्रिज जब बनता है तो सीधे ब्रिज नहीं बनता, तुम देखना कि ब्रिज पहले ब्रिज का कंसेप्ट ये था कि ब्रिज को पहले ऐसे बनाया जाए, लेकिन ब्रिज ऐसे बनने पर क्या होता था, झुक जाता था, ठीक है। तो ब्रिज को सीधा भी नहीं सकते थे और टेंशन मैनेज नहीं होता था, तो ब्रिज को ऐसे बनाया जाता है, कभी देखना ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो जो ब्रिज का जो ये है ना डेल है कि जो भी सैगिंग वगैरह है वो W इंटू एल की 4BD क्यूब गामा होती है, वाई होती है, गामा नहीं वाई। तो वाई यंग मॉडुलस है, W हमारा वेट है, एल हमारा लेंथ है, B हमारा ब्रेथ है, D हमारा क्या डेप्थ है, D हमारा डेप्थ है, ठीक है, D हमारा डेप्थ। तो वहाँ पे शायद मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में डायमीटर बोल दिया है क्या मैंने। तो अगर कोई, वैसे तो सब लोग इसको देखते ही होंगे, 80 वाले भी इसको देखते ही होंगे, तो वो डेप्थ है, डायमीटर नहीं है, डेप्थ है, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो वेट इंटू लेंथ का क्यूब अपन 4BD क्यूब गामा, इसको बोलते हैं सैगिंग, गामा नहीं मतलब वाई यंग मॉडुलस। अब तुमसे पूछेगा कि क्या किया जाए कि मतलब अच्छा ब्रिज बने, क्या हम लोग लेंथ को क्या हम लोग ब्रेथ को बढ़ा दें या डी को, डेप्थ को। तो तुम कहोगे कि ब्रेथ या डेप्थ को, ब्रेथ को घटाने से अच्छा है डेप्थ को घटाओ, ब्रेथ को घटाने से अच्छा है उसके डेप्थ को घटाओ, क्योंकि ब्रेथ को घटाओगे तो एक ही बार घटेगा, डेप्थ को घटाओगे तो 3 के क्यूब के रेशियो में घटेगा। तो ठीक है, डेप्थ को ज़्यादा घटाना अच्छा सैगिंग देता है, ठीक है। आइडियल रिजिड बॉडी के लिए वाई बीटा और ईटा मतलब इनफाइनाइट होता है। गैसेज और लिक्विड के लिए वाई और ईटा 0 होता है। आइडियल लिक्विड के लिए ये तीनों हमारे 0 हो जाते हैं। तो आइडियल लिक्विड के लिए तीनों 0 होंगे, आइडियल रिजिड बॉडीज के लिए तीनों इनफाइनाइट होंगे, और गैस और लिक्विड यानी फ्लूइड के लिए गामा और ईटा 0 होंगे। देखो क्रेन में जो एरिया शो होना चाहिए क्रेन का, वो एरिया शुड बी ग्रेटर देन W अपन डेल वाई होना चाहिए, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस ऊपर देखो पता है ना भी, तो इतना एरिया होना चाहिए। NCERT की लाइन है। देखो बेंडिंग, जब भी तुम देखना ब्रिज को थोड़ा बेंडिंग करके बनाते हैं ना, जो ब्रिज का वो होता है बेंडिंग करके, उसको बोलते हैं बकलिंग। ये किसका लाइन है, NCERT का लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे चल रहे थे, उसमें लगभग 36 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर जिसको भी करना है कर लो, अगर उसके भरोसे बैठो फ्री, मतलब लास्ट में मतलब जो अपलोड करूँगा तो थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें लेट हो जाए, तुम्हें मैनेज करने में चीज़ें दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं कि दे नहीं पाओगे या कर नहीं पाओगे, तो अगर इफ़ यू वांट तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। उससे 120 नंबर के तो इजली आ जाएंगे। लास्ट ईयर कितने आए थे, 152 नंबर के आए थे, इस साल भी आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें चल रही हैं। ये अवतार सीरीज था, ये हमारा स्टडी वीडियो था, एक बार देख लेना कैसे फिजिक्स को टैकल करना है। ये हमारा प्यारा सा चैनल है, 7000 क्रॉस कर चुका है, 10,000 का टारगेट है नीट के पहले। 10,000 अगर होगा तो अच्छी बात है। देखो बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा दूंगा इसको, अभी फालतू की चीज़ें करना स्टार्ट करूँ ना, अभी धड़ाधड़ लोग देखेंगे, लोग बढ़ेंगे, बट कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। गलत चीज़ें, गलत फेम, गलत जगह से चीज़ें अर्जित करने से अच्छा है अपनी मेहनत करें हम लोग, थोड़ा थोड़ा स्लो करो करें, ठीक है। तो
तुम लोग को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करोगे तभी अगले साल कुछ मतलब बहुत अच्छा करूँगा अगले साल, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेडिको होली का भी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे तुम्हारी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे लिए 1 मिनट मेहनत कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।